मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मोस्टली एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 71 टू 80। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। इसको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8360069703 पे। साथियों, जिंदा हूं तो जी लेने दे, इस दुनिया में मुझे कुछ नाम कर लेने दे। इस वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप अपना पेन और नोटबुक लेके बैठें, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उनको नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी एग्जाम के टाइम में आप उनको रिवाइज कर सकें। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन द नर्स एंड द रैपिड रेस्पॉन्स टीम मस्ट कीप इन माइंड व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए कार्डियक अरेस्ट। एक क्लाइंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट है, तो रैपिड इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी रैपिड रेस्पॉन्स टीम के माइंड में? ऑप्शन 1, एज ऑफ क्लाइंट। ऑप्शन 2, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक। ऑप्शन 3, हेड रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट। ऑप्शन 4, इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक। क्लाइंट कितने समय से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है क्लाइंट को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? रेशनल देखिएगा। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज विल अकर इफ ए क्लाइंट इज एनोक्सिक फॉर ए मोर देन 4 मिनट्स। कारण क्या है कि यदि क्लाइंट कार्डियक अरेस्ट के टाइम 4 मिनट से ज्यादा उसका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जो कि नॉर्मल अवस्था में लाइफ में दोबारा कभी नहीं आ पाता। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू पहुंचती रहे। द एज ऑफ द क्लाइंट डज नॉट अफेक्ट द रेस्पॉन्स बाय अरेस्ट टीम। एज ऑफ क्लाइंट का एज कोई इंपॉर्टेंट वेरी नहीं करता। द अर्लियर हार्ट रेट इज ऑफ ए मिनिमल इंपॉर्टेंस। हार्ट रेट इंपॉर्टेंस है, बट ऑक्सीजन की तुलना में कम इंपॉर्टेंस है। द रिदम इज मोर सिग्निफिकेंट। रेट की तुलना में उसका रिदम ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो ए वेराइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशंस मस्ट बी अवेलेबल। भिन्न भिन्न प्रकार की इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल होती है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन, बट उनका प्रिस्क्रिप्शन नर्सेज का रोल नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड ऑन प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्सेज का कार्डियक अरेस्ट के टाइम रैपिड रेस्पॉन्स टीम के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की पूरी करना। ये क्योंकि यदि वो 4 सेकंड से ज्यादा एनोक्सिक कंडीशन में रह गया, 4 मिनट से ज्यादा, तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 स्टार। जिस भी वीडियो में मेरे क्वेश्चन नर्सिंग एकेडमी के वीडियो में 3 स्टार लगा, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। या तो पहले के एग्जाम्स में पूछा गया है या फिर पूछा जाना है। तो नोटबुक लेके उस पॉइंट्स को अपना की पॉइंट बना लें और नोट करते जाएं। द क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक क्लाइंट है जो कि अनकॉन्शियस और अनरेस्पॉन्सिव मिला है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? ऑप्शन 1, इनिशिएट ए कोड। कोड को स्टार्ट करेगी या अलाउंस करेगी कोड टीम को। ऑप्शन 2, चेक फॉर ए रेडियल पल्स। रेडियल पल्स चेक करेगी। ऑप्शन 3, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम। लोअर स्टर्नम को कंप्रेस करेगी। ऑप्शन 4, गिव फॉर फुल लंग इन्फ्लेशन। 4 लंग इन्फ्लेशन या 4 ब्रीथ देगी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इनिशिएट ए कोर ब्लू। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कार्डिक अनकॉन्शियस एंड रेस्पॉन्स की कंडीशन में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? इनिशिएट ए कोड। रेशनल देखिएगा, क्यों होगी इसको समझने के लिए रेशनल देखेगा। एडिशनल हेल्प एंड कार्डिक डिफिब्रिलेटर मस्ट बी ऑब्टेन इमीडिएटली। सबसे पहले नर्सेज का फर्स्ट प्रायोरिटी कार्डिक ब्लू, कार्डिक दैट इज ब्लू। उसके टाइम कार्डिक टीम जो कोड ब्लू टीम है उसको अलाउंस करेगी और कार्डिक डिफिब्रिलेटर को रेडी रखेगी। अनकॉन्शियस एंड रेस्पॉन्सिव कंडीशन में हम जनरली मोस्टली कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, न कि रेडियल पल्स। दिस इज डन आफ्टर द नर्स समस कंप्रेस द लोअर स्टर्नम। उसके बाद में करते हैं कि जब कार्डियक टीम को इन्फॉर्म कर दिया, उसका सर्कुलेशन चेक कर दिया, उसके बाद उसका सीपीआर या कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। गिव 4 लंग इन्फ्लेशन। हम 4 लंग इन्फ्लेशन नहीं देते हैं, जनरली 2 लंग इन्फ्लेशन या 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद। आफ्टर एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद
टू लंग इन्फ्लेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, हाउ फॉर मस्ट द नर्स डिप्रेस द लोअर स्टर्नम टू मेंटेन सर्कुलेशन अंटिल ए डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कार्डियक कंप्रेशन के टाइम लोअर स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेगी, मेंटेन ए सर्कुलेशन अंटिल ए जब तक कि डिफिब्रिलेशन अवेलेबल नहीं हो जाता उसका सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन देखिएगा 3/4 to 1 inch, ऑप्शन 2 half to 3/4 inch, ऑप्शन 3 1 to 1/2 inch, and option 4 2 to 2/2 inch. Guess the correct answer. Correct answer is option number 4 2 to 2.5 inch. कितना कंप्रेस करना जनरल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन के हिसाब से कितना 2 से 2.5 इंच कंप्रेस करना चाहिए। रेशनल देखिएगा, द स्टर्नम मस्ट बी डिप्रेस्ड एट लीस्ट 2 inches टू कंप्रेस द हार्ट एडिक्वेटली बिटवीन द स्टर्नम एंड वर्टिब्रा। वर्टिब्रा और स्टर्नम के बीच कम से कम चेस्ट को कंप्रेशन 2 इंच होना चाहिए। कितना? 2 इंचेस बिटवीन स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में, एंड स्टिमुलेट कार्डियक पंपिंग एक्शन। उसका फंक्शन क्या होगा, पर्पस क्या होगा, कार्डियक पंपिंग एक्शन को स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, हाउ शुड द नर्स एक्सर्ट डाउनवर्ड वर्टिकल प्रेशर। एक नर्स जो कि कार्डियक कंप्रेशन परफॉर्म कर रही है, डाउनवर्ड वर्टिकल प्रेशर कैसे अप्लाई करेगी। ऑप्शन 1, एक्सटेंडिंग द फिंगर्स ओवर द स्टर्नम एंड चेस्ट विल विद द हील्स ऑफ ईच हैंड साइड बाय साइड। दोनों हाथों की हील्स से साइड बाय साइड फिंगर ऊपर करके स्टर्नम पे प्रेशर अप्लाई करेगी। ऑप्शन 2, प्लेसिंग द फिंगर ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम एंड द फिंगर ऑफ अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ देम। एक हाथ की फिंगर्स को स्टर्नम पे प्रेशराइज करेगी, दूसरे हाथ की फिंगर्स उसी हाथ के फिंगर्स पे रखेगी। ऑप्शन 3, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स विद द हील ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम। एक हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करेगी, एक स्टर्नम पे रखेगी, एंड हील ऑफ अदर ऑन टॉप ऑफ इट, और उस हाथ पे दूसरे हाथ की हील्स को रखेगी। ऑप्शन 4, क्लिंचिंग द हैंड इनटू ए फिस्ट एंड प्लेसिंग द फ्लेसी पार्ट ऑफ क्लिंच्ड फिस्ट ऑन द लोअर स्टर्नम। क्लिंच करेगी, हाथ को बंद करेगी और लोअर स्टर्नम के उस पार्ट पे उसको प्रेशराइज करेगी। दिस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। मतलब सीपीआर देने के लिए कैसी पोजीशन बनाएगी हैंड की, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स विद द हील ऑफ वन हैंड की फिंगर्स को इंटरलॉक करेगी, स्टर्नम के ऊपर दूसरे हाथ को उसके टॉप पे रखेगी इंटरलॉक करने के बाद। रेशनल देखिएगा, प्रोवाइड द बेस्ट लीवरेज फॉर डिप्रेशन ऑफ द स्टर्नम। बेस्ट सर्कुलेशन और बेस्ट डिप्रेशन के लिए प्रोवाइड करने के लिए हैंड की क्या पोजीशन होगी। दिस द हार्ट इज एडिक्वेटली कंप्रेस्ड एंड ब्लड इज फोर्स इनटू आर्टरी। कि हार्ट, हमारा पर्पस क्या है कि हार्ट बराबर कंप्रेस हो और आर्टरी के अंदर उसका ब्लड पहुंच पाए, तो उसके लिए प्रॉपर पोजीशन है। ग्रेसिपिंग द फिंगर्स, कीप देम ऑफ द चेस्ट एंड कंसंट्रेट द एनर्जी एक्सटेंडेड इन द हील ऑफ हैंड व्हाइल मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रैक्चर्ड रिब्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हम दे पाए और रिब्स का फ्रैक्चर भी नहीं हो, इसके लिए क्या पोजीशन रहेगी, एक दूसरे हैंड को फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, स्टर्नम के ऊपर रखेंगे, दूसरे हैंड की हील को उसके टॉप पे रखेंगे एंड देन प्रेशराइज करेंगे। प्रेशर स्प्रेड ओवर टू हैंड्स मे एडिक्वेटली कंप्रेस द हार्ट एंड फ्रैक्चर ऑफ रिब। यदि दोनों हाथ की हील्स हम रख के प्रेशराइज करेंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है और हार्ट एडिक्वेटली बराबर मात्रा में कंप्रेस नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बाय द फिंगर इज लेस इफेक्टिव, दिस प्रोवाइड इनएडिक्वेट कार्डियक कंप्रेशन। यदि फिंगर से हम प्रेशराइज करेंगे तो लेस इफेक्टिव होगा और जितनी मात्रा में कार्डियक कंप्रेशन हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बोथ हैंड मस्ट बी यूटिलाइज। प्रेशर ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम, यदि स्टर्नम के लोअर पोर्शन में हम प्रेशराइज करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
ए क्लाइंट हैज एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग द डे। एक क्लाइंट है जिसको लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा है दिन के दौरान, और विच डिसअपियर एट नाइट, नाइट के समय डिसअपियर हो जाता है। विथ विच मेडिकेशन प्रॉब्लम डज द नर्स कंक्लूड दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज कॉन्स्टिटेंट। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग को कंक्लूड करेगी नर्स? ऑप्शन 1 पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन 2 मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑप्शन 3 राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, ऑप्शन 4 क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एक क्लाइंट जिसको लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा है, उस क्लाइंट को क्या होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं? जो कि एडिमा क्या होता है, दिन के समय रहता है, रात के समय डिसअपियर हो जाता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। उसका डायग्नोस क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। रेशनल देखिएगा, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर causes increased pressure in the systematic venous system। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है तो जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक वेनस सिस्टम है, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। विच लीड्स टू फ्लूइड शिफ्ट इनटू द इंटरनल स्पेस, जिसके कारण जो फ्लूइड है वो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में शिफ्ट होता है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर फर्स्ट अफेक्टेड इन द एम्बुलेटरी क्लाइंट। तो ग्रेविटी के कारण जो कि फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हुआ है, तो सबसे पहले एडिमा कहां पे देखने को मिलेगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। लोअर एक्सट्रीमिटीज में राइट हार्ट फेलियर राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा सबसे पहले कहां पे देखने को मिलता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो की शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। पल्मोनरी एडिमा रिजल्ट्स इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड पेरिफेरल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और एडिमा पेरिफेरल होता है, न कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इटसेल्फ डज नॉट कॉज पेरिफेरल एडिमा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन से कोई भी पेरिफेरल एडिमा की कंडीशन नहीं होती है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन से यदि वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है, देन दे कॉज द एडिमा। पल्मोनरी डिजीज विल नॉट रिजल्ट इन ए वेरिंग डिग्री ऑफ एडिमा। पल्मोनरी डिजीज में एडिमा होने के अलग अलग प्रकार के एडिमा नहीं होते हैं। एक कंसेप्ट बताता हूं, यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की बात करेगा तो साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा लंग्स की। किसकी बात करेगा? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो हमें बात किस सिम्टम किस पे शो करेगा? लंग्स पे। हमेशा क्लियर कट कंसेप्ट है। L4 L याद रखना है। राइट हार्ट फेलियर की बात करेगा, देन द सिम्टम्स शो ऑन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टम के अंदर वेनस सर्कुलेशन के अंदर सिम्टम्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल एडिमा। यदि लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात करता है तो लंग्स में मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शो करेगा, सिम्टम्स जितने भी रेस्पिरेटरी के। ये कंसेप्ट याद रख के हम जितने भी राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के क्वेश्चन है डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट है? लेफ्ट फॉर लंग्स याद रखना। लेफ्ट हार्ट फेलियर जहां पे भी वर्ड आता है दैट मींस इट शो सिम्टम्स ऑफ लंग्स। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की बात आती है, देन शो सिम्टम्स ऑफ सिस्टमेटिक वेनस सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल हैज एडिमेटस एंकल्स। व्हाट शुड द नर्स डू टू बेस्ट रिड्यूस एडिमा ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। एक क्लाइंट जो कि एडमिट हुआ है जिसके एंकल्स में एडिमा है, तो उस बेस्ट क्या कंसेप्ट होगा या नर्स क्या करेगी एडिमा रिड्यूस करने के लिए लोअर एक्सट्रीमिटीज का? ऑप्शन 1 रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करेगी। ऑप्शन 2 एलिवेट द लेग्स को एलिवेट करेगी। ऑप्शन 3 अप्लाई इलास्टिक बैंडेज अप्लाई करेगी। ऑप्शन 4 डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएगी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज एलिवेट द लेग्स। एडिमेटस कंडीशन लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा, उस कंडीशन में बेस्ट रिड्यूस एडिमा को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर, बेस्ट कंसेप्ट क्या है? एलिवेट द लेग्स। उसकी टांगे ऊपर कर देगी, एलिवेट कर देगी। रेशनल देखिएगा, एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रमोट वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय द ग्रेविटी। क्या होगा? जैसे ही एलिवेशन करेंगे लेग का, तो ग्रेविटी के हिसाब से जो वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो वापस उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, ताकि एडिमा उनकी लेग से कम हो जाए। दिस इज ए डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द कोर्स। अप्लाई इलास्टिक बैंडेज एंड रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड are prescribed or advised by healthcare provider. Do no range of motion exercise procedure may have little effect on edema. edema पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर्स in the nurse most likely to identify when taking the administration history of client with right ventricular failure, select of the apply। एक क्लाइंट जो कि एडमिट हुआ है उसकी एडमिशन हिस्ट्री शो कर रही है राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की, तो उसका क्लिनिकल इंडिकेटर क्या होंगे। मैंने कंसेप्ट बताया, राइट की बात करेगा तो क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लंग्स का हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की सिम्टम्स को देंगे। यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की बात करेगा तो देन मींस शो एज लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स शो करेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एडिमा, सेकंड ऑप्शन वर्टिगो, थर्ड ऑप्शन वन पोलियूरिया, फोर्थ ऑप्शन डिस्निया, फिफ्थ पाल्पेशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब करेक्ट आंसर 1 एंड 4। ऑप्शन 1 एडिमा, राइट के अंदर बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होगा, जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले होगा। उसके बाद यदि लंग्स के कारण होता है तो डिफिकल्टी लंग्स की स्पेसेज में बॉडी के स्पेसेज में होता है तो डिस्निया डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन में आल्सो शो करेगा। वर्टिगो, पोलियूरिया एंड पाल्पिटेशन नहीं होगा। वर्टिगो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड या रिलेटेड डिजीज में होता है। पोलियूरिया राइट हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ओलिगोयूरिया की कंडीशन होगी क्योंकि फ्लूइड किडनी तक नहीं पहुंच पाता ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण, और पाल्पिटेशन भी नहीं होगा। रेशनल देखिएगा, हार्ट फेलियर इज द फेलियर ऑफ हार्ट पंप। हार्ट फेलियर का मतलब जनरल मतलब क्या है कि जो हार्ट होता है वो कि ब्लड पंप करने में फेलियर हो जाता है एडिक्वेटली टू मीट द, जो कि बॉडी की जनरल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, रिजल्टिंग इन बैकवर्ड बिल्डअप ऑफ प्रेशर इन द वेनस सिस्टम। इसके बाद वेनस सिस्टम, जो वेनस का ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है, हार्ट से सर्कुलेट होके लंग्स से प्यूरिफाइड होके फिर वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में शिफ्ट होता है। यदि राइट वेंट्रिकुलर फेल हो गया, वेंट्रिकुलर फेल हो गया तो जो पंप किस में होना है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में होना, वो पहुंच नहीं पाएगा, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। देन सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स, राइट की बात कर रहे हैं तो हमसे एडिमा, एसाइटिस, हिपेटोमेगेली, टेकिकार्डिया, डिस्निया एंड फैटिक। डिस्निया और लंग्स की कंडीशन लास्ट में डेवलप होगी। सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि वेनस के अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड भरा रहेगा वो अपना सिम्टम शो करेगा। वर्टिगो जनरली इज नॉट रिलेटेड टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। वर्टिगो का राइट वेंट्रिकुलर फेलियर से कोई संबंध नहीं है, because a diminished cardiac output decreased blood flow to the kidneys, there will be a decrease, not increase urine output। पोलियूरिया की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। जनरली क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है किडनीज के अंदर कम हो जाता है, उसके कारण यूरिन आउटपुट कम होगा, तो ओलिगोयूरिया या डिक्रीज यूरिन आउटपुट की कंडीशन डेवलप। डिस्निया अकर बिकॉज ऑफ पल्मोनरी कंजेशन एंड इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी वाल्स के कारण डिस्निया होता है। पाल्पिटेशन में इंडिकेट कोरोनरी इनसफिशिएंसी और इन्फेक्शन। पाल्पिटेशन की कंडीशन कोरोनरी इनसफिशिएंसी और इन्फेक्शन की कंडीशन में जनरली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, what change in pressure does the nurse conclude in responsible for the lower extremity pitting edema of a client with right ventricular heart failure? राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में लोअर एक्सट्रीमिटी के पिटिंग एडेमा में कौन सा प्रेशर चेंज होगा, कारण क्या है, किस कारण क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। ऑप्शन 1 इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन 2 इंक्रीज इन टिश्यू कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन 3 डिक्रीज इन द टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन 4 डिक्रीज इन द प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की कंडीशन में लोअर एक्सट्रीमिटी में पिटिंग एडिमा
का कारण इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण होता है। रेशनल देखिएगा, in right ventricular heart failure, blood backup in the systematic capillary beds. The increase in plasma hydrostatic pressure shift fluid from the intravascular compartment to interstitial space causing edema. क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो ब्लड है वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक कैपिलरीज में वापस आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होता है, दैट कॉज एडिमा। टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर अकर विद क्रशिंग इंजरी और इफ प्रोटीन पैथोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। क्रशिंग इंजरी और प्रोटीन की कमी के कारण जो प्रेशर होता है टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके कारण इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शिफ्ट होना, दैट इज ड्यू टू टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीज फ्लूइड प्रेशर इन द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट कॉजेज फ्लूइड टू शिफ्ट टू द टिश्यूज, दैट इज टिश्यू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। Although a decrease in colloid osmotic oncotic pressure, colloid osmotic oncotic pressure की कमी के कारण जो एडिमा होता है वो लेक ऑफ प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द फैमिली ऑफ क्लाइंट विद राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट द क्लाइंट इंक्रीजिंग एब्डोमिनल ग्रोथ। एक राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का क्लाइंट है उसकी फैमिली ये बता रही है कि इसकी पेट का साइज बढ़ गया है, एब्डोमिनल ग्रोथ बढ़ा है। व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुड द नर्स कंसीडर व्हेन एक्सप्लेनिंग द क्लाइंट्स कंडीशन। कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज कंसीडर करेगी नर्स जब क्लाइंट की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ऑप्शन 1, लॉस ऑफ सेल्यूलर कंस्टिट्यूशंस इन द ब्लड। ऑप्शन 2, रैपिड ऑस्मोसिस फ्रॉम द टिश्यू स्पीसीज टू द सेल। ऑप्शन 3, इंक्रीज प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन 4, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट्स एंड सोलवेंट इनटू द प्लाज्मा। गेस द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज प्रेशर विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इंक्रीज एब्डोमिनल ग्रोथ का कारण क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके कारण। रेशनल देखिएगा, फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दो ही कंसेप्ट याद रखने हैं, राइट वेंट्रिकुलर का फेलियर होता है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर होता है तो लंग्स या पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर बढ़ेगा। टू इक्वलाइज दिस प्रेशर fluid move into the tissues causing edema and in the abdomen cavity causing ascites. Ascites lead to increase abdominal growth. क्या होता है, फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से जब टिश्यूज में शिफ्ट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होता है तो एडिमा डेवलपमेंट होता है। एडिमा यदि एब्डोमेन के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी में होता है तो उस कंडीशन को हम एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस के कारण एब्डोमिनल ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। देयर इज नो लॉस ऑफ सेल्युलर कॉन्स्टिट्यूशंस इन द ब्लड विद राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। ब्लड सेल्स राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के साथ लॉस नहीं होता है। एसाइटिस क्या होता है, एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस। एसाइटिस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में होना एसाइटिस कहलाता है। The opposite result when there is pressure increase in the systematic circulation. Next question number 80. What dietary choices should the nurse instruct the client taking spironolactone या एल्डेक्टोन to avoid? Select all the apply. यदि क्लाइंट स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा है या एल्डेक्टोन ले रहा है मेडिसिन, तो कौन कौन सी डाइट्स अवॉइड करना है, डाइट में क्या क्या अवॉइड करना है। गेस द करेक्ट आंसर इज पोटैटो एंड कैंटोलॉप्स। क्या क्या अवॉइड करना है, पोटैटो और कैंटोलॉप्स। रेशनल देखिएगा, स्पाइरोनोलैक्टोन इज पोटेशियम स्पेरिंग and therefore beverage and food containing potassium such as potatoes, banana, avocados, orange, dates, apricots and raisins should be avoided to prevent hyperkalemia. क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम को स्टोर करता है, पोटेशियम स्पेरिंग होता है, जिसके कारण वो फूड हमें अवॉइड करने हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, जैसे पोटैटो, बनाना, एवोकाडोस, ऑरेंज, डेट, एप्रिकॉट्स एंड रेजिन्स। क्यों, हमें टारगेट क्या रहेगा,
पोटेशियम या हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को डेवलप होने से रोकना। रेड मीट may need to be limited for other reasons not related to spironolactone। रेड मीट लिमिटेड या फिर कम मात्रा में यूज करना है। स्पाइरोलेक्टेन इज पोटेशियम स्पायरिंग, therefore beverage and food containing potassium such as cantaloupes should be avoided। जिसके अंदर पोटेशियम, वो डाइटरी फूड जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है वो अवॉइड करना है। होल ग्रेन्स आर एसोसिएटेड विद प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड शुड नॉट बी अवॉइडेड। Dairy products are rich in sodium and calcium। Spironolactone may cause hyponatremia। डेयरी प्रोडक्ट का यूज करना है जिसमें सोडियम और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पाइरोलेक्टिन के यूज से हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया हो जाता है, जिसमें जो पोटेशियम ज्यादा कंटेन करता है वो नहीं लेना है, जिसमें सोडियम की अमाउंट है वो यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। थैंक यू।